आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम D+B TGT मैथ मेल 2021 के सेकंड शिफ्ट के अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 11 इज, यानी हमें सॉल्यूशन निकालना है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 11 का। तो इसको हम करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन रही है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमें दिया हुआ है y डैश को हम लिख सकते हैं, ये हमें दिया हुआ है y डैश को हम लिख सकते हैं dy ओवर dx और ये प्लस 3y इज इक्वल टू 6x प्लस 11। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप होती है dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p हमारा है 3 एंड q है हमारा 6x प्लस 11। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप होती है जहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होने चाहिए या फिर वो x के फंक्शन होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें p3 दिया हुआ है जो कि कांस्टेंट है और q हमारा 6x प्लस 11 है जो कि x का फंक्शन है। तो इसके लिए हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है जिसे हम IF बोलते हैं। IF हमारा होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पर हम IF निकालेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 3 है 3 dx। तो ये निकल के हमारा आएगा e टू दी पावर 3x, हमारा IF आ गया। तो इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक टाइप होती है। इसका सॉल्यूशन निकालने का इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल जाता है। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो y इंटू IF की वैल्यू e टू द पावर 3x है और इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमें ये q की वैल्यू है ये 6x प्लस 11 इंटू IF की वैल्यू है यहाँ पर e टू द पावर 3x dx प्लस c। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमारा ये है और सेकंड पार्ट ये है। तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो इसका होगा y इंटू ई टू द पावर 3x यहीं रहेगा। इसका होगा फर्स्ट पार्ट एज इट इज 6x प्लस 11 एज इट इज, इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का e टू द पावर 3x dx का माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन d ओवर dx और फर्स्ट पार्ट का इनटू में इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट का, यानी इनटू में इंटीग्रेशन 3x dx का। जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसको पूरे का फिर से x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो अब देखो यहाँ हो जाएगा हमारा y इंटू ई टू द पावर 3x, ये हमारा 6x प्लस 11 है। e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस इसका डिफरेंशिएशन होगा 6x प्लस 11 का डिफरेंशिएशन होगा 6, क्योंकि 11 का 0 6x का 6 हो जाएगा और e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर 3x बाई 3। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसका हमें फिर से इंटीग्रेशन करना होगा। तो ये हमारा कैंसिल होके 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ये y इंटू ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू 6x प्लस 11 इंटू में e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन और कर लेंगे एक बार। तो y इंटू ई टू द पावर 3x 6x प्लस 11 e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 माइनस 2 e टू द पावर 3x का होगा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 और ये प्लस सी हमारा चल ही रहा है। अब देखो इन दोनों में से ये चीज़ कॉमन आ रही है, यानी e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 6x प्लस 11 माइनस 2 प्लस सी y इंटू दी ई टू द पावर 3x चल ही रहा है y इंटू दी ई टू द पावर 3x इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा e टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3, इसमें ये 6x प्लस 9 रह गया माइनस हो के प्लस 6
ऊपर से हमारा 3 कॉमन ले लेंगे हम, y इंटू ई टू द पावर 3x इजकल टू, ये हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 ई टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 प्लस सी, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमें y चाहिए, सॉल्यूशन में y निकालेंगे तो ये हमारा इधर डिवाइड होगा ई टू द पावर 3x 2x प्लस 3 से, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये, और c को भी ई टू द पावर 3x से डिवाइड करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो y इजकल टू 2x प्लस 3 प्लस c ई टू द पावर माइनस 3x, ये आ जाएगा। तो इसको हम देखते हैं आंसर हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो आंसर हमारा ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है, c की वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हम लगभग इससे कंपेयर कर लेंगे। एक्चुअली में तो सी आना चाहिए था बट यहाँ सी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारा कुछ पोर्शन इससे एक्यूरेट मैच कर रहा है। देखो यहाँ वैसे सी होना चाहिए बट सी नहीं है, और यहाँ हमें कोई कंडीशन भी नहीं दी हुई जिससे हम सी की वैल्यू निकालें। तो इसका आंसर ये निकलेगा ई टू द पावर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। एक्चुअली में तो सी होना चाहिए बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जाना है, तो दिस इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एवरी नॉन एम्प्टी सेट दैट इज बाउंडेड अबव हैज, ऑप्शन है हमारे यूनिक लीस्ट अपर बाउंड, ऑर्डर ऑफ सुप्रीमम, यूनिक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऑर्डर ऑफ इन्फीमम। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 6 8 10। इसमें देखो इस सेट में हमें मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर है वो 10 है और जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है। तो जो इसका जो अपर बाउंड है वो 10 है, और 10 के अलावा और जितने भी इसके 10 से बड़े नंबर होंगे वो सारे के सारे सेट के अपर बाउंड होंगे। यानी कि वो नंबर के जो इस सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर है, सेट के सभी एलिमेंट से बड़ा या बराबर है, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा हो, सेट ए से बिलोंग कर रहा हो, तो वो जो k होगा वो इसका अपर बाउंड कहलाएगा। ये तो हो गया अपर बाउंड। और लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, इसके जितने भी अपर बाउंड होंगे उन सब में जो सबसे छोटा अपर बाउंड होगा वो लीस्ट अपर बाउंड कहलाता है। वैसे तो देखो 10 इसका एक अपर बाउंड है और 10 से बड़ा 11 12 13 एंड सो ऑन सारे के सारे इसके अपर बाउंड हैं, लेकिन उनमें सारे अपर बाउंड में जो सबसे छोटा है वो 10 है। 10 इसका लीस्ट अपर बाउंड है इस सेट का। तो लीस्ट अपर बाउंड हमेशा एक ही होता है, यूनिक होता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते, वो एक ही होता है किसी भी सेट का। जो लीस्ट अपर बाउंड है वो यूनिक होता है, अकेला होता है। वैसे तो अपर बाउंड अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वो हमेशा एक ही होता है। इसी तरीके से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी यूनिक होता है। जैसे इस सेट का 1 क्या है, सबसे छोटा एलिमेंट है, तो 1 इसमें क्या है, इसका लोअर बाउंड है। लेकिन 1 से छोटे जितने भी इसमें नंबर हैं वो सारे के सारे इसके क्या हैं, लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड क्या होता है, वो नंबर के जिससे उस सेट के सारे एलिमेंट बड़े हों, जहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा हो, सेट ए से बिलोंग कर रहा हो। अब इसमें जितने भी ये स्मॉल के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस लोअर बाउंड से बड़े होने चाहिए, सेट के सारे एलिमेंट बड़े होने चाहिए, तब वो जो नंबर होता है वो उसका उस सेट का लोअर बाउंड कहलाता है। अब एक सेट के अनेकों लोअर बाउंड हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, यानी लोअर बाउंडों में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो यूनिक होता है। जैसे 1 इसका इस सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और 10 इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका LUB यानी लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या है, 10 है इसमें, और इसका GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसका 1 है। तो ये सेट से बिलोंग हो भी सकते हैं, जो LUB और GLB होते हैं वो सेट से बिलोंग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक क्लोज्ड इंटरवल हम ले लेते हैं 1,5।
अब इसमें जो इसका इस सेट का जो LUB है, लीस्ट अपर बाउंड, वो 5 है, जो कि बिलोंग कर रहा है उस सेट से। और इसका जो GLB है वो इसका 1 है, वो सेट से बिलोंग कर रहा है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बिलोंग कर रहा है। तो इसमें इस कंडीशन में तो बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1,5 ले लूँ ओपन इंटरवल, इसका LUB, इसका भी लीस्ट अपर बाउंड 5 है और इसका GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका 1 है, लेकिन ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी भी सेट के जो लीस्ट अपर बाउंड होते हैं और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं, यानी एक ही होता है, वो डिफरेंट नहीं हो सकते। ये एक छोटी छोटी थ्योरम होती हैं, उन थ्योरमों के अकॉर्डिंग ये समझाए भी जाते हैं कि लिस्ट अपर बाउंड हमारा यूनिक होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हमारा यूनिक होता है। तो इसका आंसर ये आएगा, यूनिक लिस्ट अपर बाउंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इज, हमें क्या दिया हुआ है, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। इस तरीके की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये निकाल के इन दोनों का सम करके हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन निकल के आता है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना होगा और उसके बाद हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। यहाँ पर CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और PI का मतलब होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो हम इन दोनों की वैल्यू इसमें निकालनी होगी। इसमें तो सबसे पहले हम इसमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये लिखी जाएगी डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 2y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, d का मतलब होता है d ओवर डी एक्स और डी स्क्वेयर का मतलब होता है डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर। और इसी तरीके से अगर हम डी क्यूब को लिखें तो डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी कैपिटल जो d होता है वो d ओवर डी एक्स होता है, कैपिटल डी स्क्वेयर ओवर डी एक्स स्क्वेयर होता है और कैपिटल डी क्यूब होता है डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब। तो हम इसको अब करते हैं। तो इसमें अब हमें पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, अब पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलती है, जो ये d वाला फंक्शन है ये, इसको इक्वल टू 0 रख देंगे, डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम फैक्टर करके सॉल्व करेंगे। तो इसका फैक्टर करते हैं, डी स्क्वेयर प्लस 2d माइनस डी माइनस 2 इक्वल टू 0। इसमें से हम d कॉमन लेंगे तो यहाँ d प्लस 2 बचेगा ब्रैकेट में, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार d प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे तो नेक्स्ट ब्रैकेट में d माइनस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब एक बार हम d प्लस 2 को इक्वल टू 0 रख देंगे तो d की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। और इसी तरीके से एक बार d माइनस 1 को 0 रख देंगे तो d की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगी। तो अब हमें इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है, c1 ई टू दी पावर, जो ये d की वैल्यू आई है इनको e की पावर में x लगा के लिख देंगे, तो e की पावर माइनस 2x प्लस c2 ई टू दी पावर, ये 1 आया तो 1x, यानी e की पावर x लिख देंगे। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब हमें ज़रूरत है पार्टिकुलर इंटीग्रल की। तो जो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो होता है 1 में जो d का फंक्शन है, यानी फंक्शन ऑफ d इंटू में e टू दी पावर x, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में e टू दी पावर x है तो हमें इसको इंटू में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आएगा 1 फंक्शन ऑफ d, फंक्शन ऑफ d है हमारा d स्क्वेयर प्लस d माइनस 2, d स्क्वेयर
प्लस डी माइनस टू और इनटू में ई टू दी पावर एक्स। तो इसमें अब हम पी आई निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो यहाँ x दिया हुआ है ये x है, इसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट हमें यहाँ 1 नज़र आ रहा है, क्योंकि x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो x का कोफिशिएंट होगा। तो x के साथ यहाँ 1 मल्टीप्लाई है, तो जहाँ जहाँ d है वहाँ पर हम d की जगह पर हम पुट कर देंगे 1। पी आई हमारा बनेगा 1/1² प्लस 1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x। तो ये हमारा बनेगा पी आई इजक्वल टू 1/1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू ई टू द पावर x। तो देखो ये हमारा बन गया 1/0 इंटू ई टू द पावर x। अगर इस तरीके का केस बन जाता है, 1/0 आ जाती है, डिवाइड में 0 आ जाता है, तो वो केस ऑफ फेलियर माना जाता है, केस ऑफ फेलियर। इस तरीके के पर्टिकुलर इंटीग्रल में निकालने में अगर केस ऑफ फेलियर बन जाए तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उसका तरीका क्या होता है, एक्स के ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डी वाले फंक्शन को डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यानी जो फंक्शन ऑफ डी है उसको एक बार डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो इनटू में ई की पावर एक्स। देखो एक बार केस ऑफ फेलियर बन रहा है तो हम एक बार करेंगे, अगर फिर से बनता है केस ऑफ फेलियर तो हमें दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर हम करते हैं पी आई इजक्वल टू एक्स अपॉन फंक्शन ऑफ डी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ डी है हमारा डी स्क्वेयर प्लस डी माइनस 2 इंटू में ई टू द पावर एक्स। तो हम इसका डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पी आई हमारा बनेगा एक्स अपॉन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d प्लस 1 और 2 का हो जाएगा 0, क्योंकि हमें डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अब हम इसमें x की जगह पे 1 रखते हैं, तो देखो क्या बनेगा हमारा, क्योंकि ई की पावर x में, क्योंकि e की पावर x में जो x का कोफिशिएंट होता है d की जगह पे वो वैल्यू रखी जाती है। तो अब हम यहाँ पर d की जगह पे 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू में ई टू द पावर x हमारा चल ही रहा है। तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा x अपॉन 2 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x। तो ये हमारा बन जाएगा पी आई की वैल्यू बन जाएगी x ई टू द पावर x अपॉन 3। ये हमारी पी आई की वैल्यू आ गई है। अब हमें जो कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा निकलेगा y इजक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, सी एफ की वैल्यू आई थी C1 ई टू द पावर, चेक कर लेते हैं एक बार, ई टू द पावर माइनस 2x प्लस ई टू की पावर x। तो ये आएगी हमारी C1 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 ई टू द पावर x प्लस, और पी आई की वैल्यू आई है x ई टू द पावर x अपॉन 3। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है। तो हम इसका देखते हैं क्या आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है हमारा, y इजक्वल टू C1 ई टू द पावर माइनस 2x प्लस C2 ई टू द पावर x प्लस x ई टू द पावर x डिवाइड बाई 3। तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। सपोज दैट एफ एन प्लस 1 एग्जिस्ट ऑन एन ओपन इंटरवल आई अबाउट x नॉट एंड लेट x बी इन आई, देन रिमाइंडर इज। तो हमें यहाँ पर बताना है कि अगर एफ एन प्लस 1 हमारा, यानी n प्लस 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है ओपन इंटरवल आई पर अबाउट x नॉट, तो इसमें रिमाइंडर हमारा क्या होगा। इस क्वेश्चन में हम टेलर्स थ्योरम का यूज करेंगे। आपने टेलर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी है, मैं लिख देता हूँ। टेलर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, एफ एक्स इजकल टू, टेलर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स नॉट प्लस एफ डैश एक्स नॉट अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश
एक्स नॉट अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट पावर 2 प्लस एन सोन प्लस एफ एन एक्स नॉट अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन प्लस आर एन एक्स होता है, वेयर आर एन एक्स हमारा होता है आर एन एक्स इज इक्वल टू एफ एन प्लस 1 सी अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस एक्स नॉट पावर एन प्लस 1। यहाँ जो सी होता है वो एक रियल नंबर होता है जो एक्स नॉट और एक्स के बीच में लाई करता है। तो इसमें देखो टेलर रिमाइंडर थ्योरम में यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक के इस पॉलिनोमियल फंक्शन को टी एन एक्स नाम दें तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी बन जाएगी, एफ एक्स की वैल्यू हमारी बन जाएगी टी एन एक्स प्लस आर एन एक्स। तो यहाँ से अगर हम आर एन एक्स निकालें तो आर एन एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से हमारी एफ एक्स माइनस टी एन एक्स, ये हमारी आर एन एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ ये टी एन एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये टी एन एक्स है, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है टी एन एक्स है की वैल्यू है ये हमारी, और तो ये हमारा आर एन एक्स की वैल्यू ये निकल के आई है। तो यही हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पर आर एन एक्स की वैल्यू निकलेगी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस टी एन एक्स, इसे हम टी एन एक्स या पी एन एक्स किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है इसका आंसर। ये हमारे टेलर रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये रिजल्ट हमारा निकल के आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इज इक्वल टू 2x पासिंग थ्रू 2,7 इज। हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमें दी हुई है y डैश इज इक्वल टू 2x और ये एक पॉइंट से पास कर रही है 2,7 से, तो हमें यहाँ पर इसका आंसर निकालना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हमें c की वैल्यू भी निकालनी होगी दी हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डी वाई की वैल्यू हो जाएगी 2x dx और दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2x dx। डी वाई का y हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी वाई का y हो जाएगा इंटीग्रेशन, y इज इक्वल टू 2x² अपॉन 2 प्लस सी, 2 से 2 कैंसल, तो हमारे यहाँ से y की वैल्यू आई है x² प्लस सी, इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालेंगे। तो दिए हुए पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो हमारी लाइन जो हमारी ये कर्व है अगर ये इस पॉइंट से पास करेगी तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे हम 7 यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 2² प्लस सी, 7 इज इक्वल टू 4 प्लस सी। तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी 7 माइनस 4 यानी 3 आ जाएगी। इस c की वैल्यू को हम वापस रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी x² प्लस 3। तो x² प्लस 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज। कि इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को डिफाइन करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। तो मैं आपको थोड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो स्टार्टिंग में जो ग्रोथ धीरे धीरे चलती है और एकदम से इंस्टेंटेनियसली वो बहुत तेज़ी से बढ़े, बहुत रैपिडली वो ग्रोथ करे, तो वो जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाती है। जैसे देखो थोड़ा ग्राफ से समझते हैं हम। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है हमारा, यानी कि वो शुरू में स्टार्टिंग में वो धीरे धीरे चलता है, उसके बाद वो बहुत रैपिडली वो ऊंचा उठता चला जाता है, तो यानी ये रैपिडली वो इंक्रीज होता चला जाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्वांटिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। जैसे हमारे पास x कोई क्वांटिटी है तो उसका चेंज इन रेट
विद रेस्पेक्ट टू टी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्वांटिटी के, यानी एक्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पर सपोज कर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के आ रहा है तो डी एक्स ओवर डी टी हमारा के एक्स के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें हमें x की जगह पर n दिया हुआ है तो ये यहाँ बन जाएगा डी एन एक्स। यहाँ जो क्वेश्चन में हमें डी एन ओवर डी टी इजकल टू के की जगह पे r दिया हुआ है, r n बन जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाएगा। अगर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा डी एक्स डिवाइड बाई एक्स इजकल टू के डी टी। इंटीग्रेशन बहुत साइड करते हैं तो हमें मिलेगा log x इजकल टू के टी प्लस सी। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो हमें e दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी e टू दी पावर के टी प्लस सी। तो ये हमारा x इजकल टू ई टू दी पावर के टी इंटू ई टू दी पावर सी। इसको हम कुछ अलग कांस्टेंट दे सकते हैं तो x इजकल टू ई टू दी पावर के टी इंटू में पी नॉट दे देते हैं तो x इजकल टू पी नॉट ई टू दी पावर के टी। ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन की इक्वेशन होती है। तो इस तरीके से इससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन से हम फंक्शन निकाल सकते हैं और फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हैं। और दी हुई सिचुएशन में हम इसको अगर हम चेंज करें, x को अगर हम n से चेंज करें तो n की वैल्यू हमारी निकल के आएगी पी नॉट ई टू दी पावर के टी, ये निकल के आएगी। ये तीन तरीके से लिखी जा सकती है। इसको तीन डिफरेंट मेथड से हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन को हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन को तीन तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो ये n इजकल टू पी नॉट ई टू दी पावर के टी, एक तरीका ये है लिखने का। एक तरीका ये है कि n इजकल टू ए बी टू दी पावर x, और एक थर्ड तरीका होता है इसका, थर्ड मेथड होता है n इजकल टू पी नॉट वन प्लस आर टू द पावर टी। यहाँ पर टी क्या होता है, टाइम होता है, और आर क्या होती है, रेट ऑफ ग्रोथ होती है, पी नॉट होती है इनिशियल अमाउंट। तो ये तीन तरीके होते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन को लिखने के। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो ये किस थ्योरम की स्टेटमेंट है? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ये बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज़ अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, यानी कि जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है रियल नंबर का, उसका एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस जरूर होता है। ये बोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। मैं इन सभी थ्योरम की स्टेटमेंट वन बाय वन लिख देता हूँ। सबसे पहले हम मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम या Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम। if a function fx defined on closed interval a comma b is first continuous on closed interval a comma b, second डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल भी बोल सकते हैं, या डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल a comma b, then there exist
एट लीस्ट वन रियल नंबर C between A and B such that f dash C is equal to होता है f of B minus f of A अपॉन B minus A। ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। अब हम बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट दो तरीके से लिखी जा सकती है। पहले तरीके से मैं बताता हूँ। Every bounded sequence has a limit point, ये इसकी पहली स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका एक लिमिट पॉइंट होता है। और एक दूसरा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसको लिखने का है इसकी दूसरी स्टेटमेंट होती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज a convergent subsequence। पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, दूसरी होती है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। इनके प्रूव होते हैं, इजी प्रूव है, लेकिन यहाँ हमें स्टेटमेंट दी हुई है तो हमने स्टेटमेंट को कर लिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। ये थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है कि लेट f(x) and g(x) are two continuous function in a domain D, then f(x) plus g(x), f(x) minus g(x), f(x) into g(x), फोर्थ f(x) अपॉन g(x), बस कंडीशन है कि g(x) नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फिफ्थ होता है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी f ऑफ g(x) और g ऑफ f(x) आर ऑल्सो कंटिन्यूस। एक कंटिन्यूस थ्योरम होती है, यानी कि कंटिन्यूस थ्योरम कोई पर्टिकुलर एक थ्योरम नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और उनका डिवीजन और उनका कंपोजिशन ये भी कंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूटी थ्योरम की स्टेटमेंट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टेलर्स थ्योरम। टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। टेलर्स थ्योरम अभी हमने टेलर्स रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, अब हम टेलर थ्योरम को पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम क्या होता है? टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट होती है इफ अ फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इन
क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, यानी बी की जगह पर ए प्लस एच यूज कर लेंगे, इज सच दैट एफ ऑफ एन माइनस वन वनथ डेरिवेटिव, यानी एन माइनस वन टाइम अगर इसका डिफरेंशिएशन करें वो इज कंटिन्यूस होना चाहिए, कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच। और सेकंड होती है एफ एन, यानी nth डेरिवेटिव इज एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच में। तो देन देयर एग्जिस्ट a real number theta between 0 and 1 such that f of a plus h is equal to होता है f of a plus h f dash a plus h square upon 2 factorial f double dash a plus h cube upon 3 factorial f triple dash a plus and so on plus h power n minus 1 upon n minus 1 factorial f n minus 1 a plus h n 1 minus theta to the power n minus p upon p n minus 1 factorial f n a plus theta h। ये होती है स्टेटमेंट टेलर थ्योरम की। यहाँ पर p क्या होता है, p एक गिवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, वेयर p इज आ गिवन पॉजिटिव इंटीजर। ये टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट होती है। मैंने चारों स्टेटमेंट लिख दिए हैं। इस क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट वोल्जानो वेरस्ट्रास थ्योरम की स्टेटमेंट आई है। नेक्स्ट बार या इस बार हो सकता है इनमें से कोई और थ्योरम की स्टेटमेंट दे दे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द कांस्टेंट आर ग्रेटर देन 0 इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन। अभी मैंने आपको इसी क्लास में पीछे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन की एक टाइप बताई थी, वहाँ उसमें मैंने n से डिनोट किया था, यहाँ पर pt से डिनोट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन हमें दिया हुआ है p नॉट e टू दी पावर rt। तो हमें बताना है यहाँ पर द कांस्टेंट r जो कि ग्रेटर देन 0 है वो क्या है। मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो r होता है वो हमारी रेट होती है, यानी ग्रोथ रेट होती है। r क्या होती है, r होती है हमारी ग्रोथ रेट। और हमारे यहाँ पर पी नॉट क्या होती है, इनिशियल अमाउंट होती है, इनिशियल अमाउंट। और टी यहाँ पर हमारा टाइम होता है, टाइम इंटरवल, जो हमारा टाइम दिया हुआ होता है वो टी होता है। तो इसका आंसर ग्रोथ रेट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सीक्वेंस हुज एलिमेंट्स बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज टू ईच अदर एज द सीक्वेंस प्रोग्रेसेस। जैसे ये कह रहा कि वो सीक्वेंस जिसके एलिमेंट आर्बिट्रेरी क्लोज हों एक दूसरे से, जैसे जैसे सीक्वेंस हमारा सीक्वेंस प्रोग्रेस करता है तो उसके जो एलिमेंट अगर वो आर्बिट्रेरी क्लोज हो तो वो कौन सा सीक्वेंस होता है, मॉलिक्यूल होता है या कॉची सीक्वेंस होता है या डायरेक्ट सीक्वेंस होता है या मोनोटोन सीक्वेंस होता है। तो हमें पता है वो कॉची सीक्वेंस होता है। मैं आपको कॉची सीक्वेंस की एक बार स्टेटमेंट समझा देता हूँ कि कॉची सीक्वेंस में जो एलिमेंट होते हैं वो आर्बिट्रेरी क्लोज होते हैं एक दूसरे के। कॉची सीक्वेंस a sequence xn is called Cauchy sequence
Cauchy sequence if for each epsilon positive there exists a positive number m such that mod xn1 minus xn2 लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब है कि अगर हम m से बड़ी n की कोई भी वैल्यू रखें तो जो उसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, उस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते चले जाएं, वो इतने क्लोज हो जाएं कि जो उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बहुत स्मॉल पॉजिटिव नंबर से भी लेस देन हो। तो वो जो सीक्वेंस होता है उसको हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं, यानी कि उसके जो एलिमेंट है वो क्लोज टू ईच अदर होते चले जाएं और उनका जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन पॉजिटिव से, यानी बहुत छोटे पॉजिटिव नंबर से भी कम उनका डिफरेंस रह जाए, तब जो सीक्वेंस होता है उसको हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है ये कॉची सीक्वेंस की ही स्टेटमेंट है। सीक्वेंस हुज एलिमेंट बिकम आर्बिट्रेरी क्लोज टू ईच अदर एज द सीक्वेंस प्रोग्रेसेस आर। तो ये कॉची सीक्वेंस है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस में जैसे जैसे हम m से बड़े n की वैल्यू हम m से बड़ी रखते चले जाएंगे तो जो उसके एलिमेंट है वो m तक तो उसके हो सकता है क्लोज ना हो, लेकिन m से बड़ी जैसे जैसे हम वैल्यू रखते चले जाएंगे उसके जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के क्लोज आते चले जाते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। तो इसका आंसर है कॉची सीक्वेंस। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसका हमें ऑर्डर बताना है। ये हमें दी हुई है y डैश माइनस 4y इजकल टू x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4। तो इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो इसमें हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx माइनस 4y इजकल टू x माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वो होता है कि जितनी मैक्सिमम बार उसमें डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएशन है, dy ओवर dx मिला है या y डैश मिला है, तो जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है। ये बिल्कुल देखते ही करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑर्डर है वो 1 होगा। इस वीडियो में हमने DSSB TGT मैथ्स मेल 2021 के सेकंड शिफ्ट के 10 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।